अचानक 11 बजे कुछ मिनट में हमारे पास फ़ोन आता है थाने से। क्या आप अरुण के भाई बोल रहे हो? हमने कि हाँ हम भाई बोल रहे हैं। नो हम थाने से एसओ साहब बोल रहे हैं। हमने ठीक। नो कह रहे हैं कि आप सीधा बड़लगंज आइए थाने पे। हमने क्या बात है? नो आपका भाई सुसाइड कर लिया है। हम कुछ पुलिसकर्मी के अनुसार मतलब माध्यम से बात कर रहे थे आपस में, तो हमें मालूम चला वो बात कर रहे थे कि क्या पता जो 1 तारीख को ये फायरिंग हुई है उस वजह से घटना नहीं ना हुई है ये। अच्छा। थाने के अंदर तो उसका मकान मालिक आता है हमारी माता पिता को मतलब वो करता है, कहता है कि हम आपको 50 लाख रुपए और आपके लड़कों को नौकरी दिलवा देंगे और आपकी पेंशन बनवा देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बलिया में, और बलिया और विधानसभा बेलथरा रोड। और आपसे बता दूं कि आज हम लोग बलिया में हैं और बलिया में एक गांव का नाम है भोजऊपुर ग्राम सभा में हम लोग इस समय। आप देख सकते हैं इधर पूरा दलित बस्ती है, और दलित बस्ती में देखा जाए तो रोड के माध्यम से विकास हुआ है। और आज हम लोग पहुँचे हैं एक दलित बस्ती में और दलित परिवार के घर पे। आपसे बता दूं कि अरुण नाम के थे और उनका पढ़ाई लिखाई पूरा गाज़ियाबाद से ही हुआ था। और गाज़ियाबाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं ना कहीं फार्म अप्लाई करने लगे। अप्लाई करने के बाद 2019 वाला बैच में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होती है। उसके बाद उनका ड्यूटी लगा था बड़लगंज थाने में। ड्यूटी के दौरान अचानक बड़े भाई के पास फ़ोन आता है कि आप थाने पे आइए, आपका भाई सुसाइड कर लिए हैं। आखिर वजह क्या रही, क्यों सुसाइड किए, आइए आज उनके भाई साहब हमारे साथ हैं जिनके पास फ़ोन आया था, और उनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पे हैं और भाई साहब भी हैं। पूरी जानकारी उनसे ही लेते हैं कि आखिर थाने से क्यों फ़ोन आया, तो आप गए तो वहाँ पे हुआ क्या, क्या कुछ मैटर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? अनूप कुमार नाम है। अनूप कुमार जी। अरुण कुमार हमारे भाई थे। बड़लगंज थाना पे पोस्ट थे कांस्टेबल की पद पे। 1 तारीख को हमारी उनसे बात हुई थी रात में 7:39 पे। 3 मिनट 29 सेकंड बात हुई थी। जैसे हमारी उनसे रोज़ प्रत्येक दिन बात होती थी, उसी प्रकार से हमारी उनसे बात हुई थी। किसी मतलब वो किसी ने भयभीत थे, ना डर था मन में, कुछ किसी प्रकार का संचों हमें नहीं दिखाई दिया कि घबराए हुए हैं, कुछ बात है, कुछ भी नहीं। जैसे उनसे हमारी रोज़ बात हुई ऐसी बात हुई। बात होने के बाद फिर मम्मी के बारे में बात हुई, मम्मी जी की दवाई के बारे में। तो हमने कहा था हाँ कल दवाई लेके आनी है, जांच कराना है। तो कह रहे हैं ठीक है हम पैसे भेज दे रहे हैं। उन्होंने हमें तभी फिर 5 मिनट बाद 9300 रुपये भेजा। तो सर हम सुबह ही 2 तारीख को चले गए थे मम्मी जी को लेकर 8 बजे दवाई के लिए। हम उस दिन शाम हो गई थी, हम शाम को घर पाए, थक गए थे, लेट गए थे। तो हम सुबह उठे हैं 3 तारीख की, सुबह उठे हैं 6 बजे से हमने फ़ोन कराया, 30-40 कॉल किए तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ दिखाया है, बता रहा था स्विच ऑफ है। तो हमने सोचा क्या पता ड्यूटी में हो, फ़ोन बंद हो गया हो, क्या पता ड्यूटी से आएंगे तो फ़ोन खुलेगा तो बात होगी। इतने में अचानक 11 बजे कुछ मिनट में हमारे पास फ़ोन आता है थाने से। क्या आप अरुण के भाई बोल रहे हो? हमने कि हाँ हम भाई बोल रहे हैं। नो हम थाने से एसओ साहब बोल रहे हैं। हमने ठीक। नो कह रहे हैं कि आप सीधा बड़लगंज आइए थाने पे। हमने क्या बात है? नो आपका भाई सुसाइड कर लिया है। हम सर जिस स्थिति में थे हम उसी स्थिति में आप अपनी निजी वाहन का हम सीधा वहीं पहुँचे अपने भाइयों के साथ। पुलिस की लोकेशन से सीधा हम थाने पे नहीं पहुँचे, हम सीधा उनकी प्राइवेट आवास से पहुँचे जिस आवास पे वो रहते थे। अच्छा। तो भाई साहब प्राइवेट आवास पे रहते थे? हाँ। मतलब पर्सनल अपना रूम लेकर के रहते थे भाड़े पे? हाँ, क्योंकि सर वो तैयारी कर रहे थे, है ना, उसकी दरों की तैयारी कर रहे थे। तो हम जब पहुँचे तो ऊपर से नीचे तक सर पुलिस थी। हमने जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्हें अरुण को हमारे भाई को नीचे उतार रखा था उन्होंने। हैं और पूरे कमरे में सर ब्लड था। हमें गेट पे रहने दिया, गेट के अंदर जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। अंदर हम जाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, सफा हमें पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। वो सीधा किट में पैक करके सीधा एम्बुलेंस में डाल के, नहीं हमें सही से देखने दिया उन्होंने ना कुछ। वो सीधा किट में पैक करके एम्बुलेंस में डाल के एम्बुलेंस को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया। हमें ये भी नहीं मालूम कि वो एम्बुलेंस है कहाँ पे। तो हमें पंचनामे खातिर वो बहुत देर से कहने लगे कि साइन कीजिए, पंचनामा है, नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, ये है वो। और सर बॉडी एकदम इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी ना, 3 दिन की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें मालूम चला है कि 1 तारीख की घटना देर रात की। बॉडी इतनी कंपोज हो चुकी थी, इतनी बदबू आ रही थी, मतलब बॉडी एकदम सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, मतलब जितनी। तो आप जब वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस के लोग आपको अंदर तो जाने नहीं दिए, तो बॉडी से मुलाकात नहीं हुआ? नहीं।
तो क्या है आपको वहाँ पे देखने के बाद, वहाँ दृश्य जो देखे तो देखने के बाद क्या लग रहा था कि आपके भाई सुसाइड किए थे? नहीं, वो सीधी हत्या दिख रही है उसमें। पहली बात तो आत्महत्या के अंदर फांसी, मतलब इतनी आत्महत्या में कोई इतना ब्लड नहीं निकालेगा, निकलेगा नहीं, कोई चोट नहीं होनी चाहिए। जब मुझे ही आत्महत्या करनी है तो आत्महत्या में ब्लड तो नहीं निकलना चाहिए, हैं? ये तो पुलिस की साजिश है, हैं? पुलिस ने करा ये सब काम, पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है। और एक बात और है सर, जहाँ हमारा भाई रहता था आवास पे, उसी को 2 कमरे को छोड़ के तीसरे फ्लोर पे रहते थे ये, तो वही दूसरा 2 कमरे छोड़ के तीसरे, मतलब उसके बगल में एक कमरा और है, वो एक कांस्टेबल सिपाही और रहता था वहाँ पे, उसी थाने का। और वो 1 तारीख से 3 तारीख तक वो सोया है बैरेक में, थाने के अंदर। अच्छा, मतलब वो भी रूम लेकर के रहते थे, लेकिन वो रूम पे 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक रूम पे नहीं आए सोने के लिए, वो थाने में ही सो जाते थे। और क्या हुआ? तो सर हम जिस दिन बड़ौलगंज फिर आए, जब ये ले गए पंचनामे में साइन करा लेने उन्होंने, हम बड़ौलगंज थाने पे आए। हम सोचे कि बॉडी वहीं गई होगी भाई की, तो वहाँ कुछ नहीं था। हम पहुँचे, एसओ साहब के पास गए, एसओ साहब से बात हुई। वो कह रहे हैं कि आपका भाई 1 तारीख को शाम को ड्यूटी पे आया था, वो हमसे कह रहा है कि हमारी तबीयत ख़राब है। हमने कहा ठीक है, आप जाइए आराम करिए दवाई लेके। तो सर ये बताइए, उन्होंने छोड़ दिया है। 1 तारीख को भी उन्होंने ड्यूटी दिखा रखी है एसओ हमरा में अपने साथ, 2 तारीख को भी एसओ ड्यूटी हमरा में है उन्हीं के साथ, और 3 तारीख को वीआईपी ड्यूटी योगी के साथ में। ठीक है, वहाँ पे सर हमें कुछ पुलिसकर्मी के अनुसार मतलब माध्यम से बात कर रहे थे आपस में, तो हमें मालूम चला वो बात कर रहे थे कि क्या पता जो 1 तारीख को ये फायरिंग हुई है उस वजह से घटना नहीं हुई है ये। अच्छा, थाने के अंदर। अच्छा, मतलब पुलिस के लोग बात कर रहे थे वहाँ पे, आपको अचानक सुनने में मिला कि ऐसा लोग बात कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि क्या पता जो ये फायरिंग हुई है 1 तारीख को, ये उसी की वजह से नहीं ना हुआ है। तो हमें सर इतना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हमें समझ कुछ आए। तो सर इन्होंने हमें जैसा बताया तो हम सीधा, वो उनके जीवन पुलिस वाले थे, वो अपनी गाड़ी में हमें बैठा के सीधा गोरखपुर ले गए। गोरखपुर हम वो परमिशन खातिर वो 10:30 बजा दिए। कभी पता ना कह रहे थे इससे परमिशन लेकर आनी है, उससे लेकर आनी है। हम 2 घंटे तक वहीं खड़े रहे पुलिस लाइन में। खड़े होने के बाद वो आते हैं 2-2.5-3 घंटे के बाद हमें बैठा के सीधा फिर मर्जरी यहाँ लेकर आ जाते हैं रात में। हमें वहाँ से ये 3 बजे मतलब सौंप देते हैं, हम घर पे 3:30 बजे करीब आते हैं। अच्छा। इसके बाद जैसे सर हमें 5 तारीख को जैसे भी हमारे घर पे जो होता था उसे ख़त्म भी नहीं हो पाता, हम उसी हालत में हम गोरखपुर एसएसपी कार्यालय पहुँचे। अच्छा। हमने वहाँ एप्लीकेशन दी, हमने कि ये हमारी भाई की हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। वहाँ पे सर उस कमरे में ना पुलिस ये भी बता रही थी कि उसमें 2 सुसाइड नोट हैं। और हमें एक ही दिखाया गया है अभी तक। और सुसाइड नोट पर लिखा था ये कि जो आज गलती हुई है उसके लिए खेद है। वो भी राइटिंग हमारे भाई की नहीं है, उनकी नोटबुक हमारे घर पे है। और उसमें भी पुलिस ये कह रही थी कि एक सुसाइड नोट गेट के बाहर था, एक अंदर है। सर ये बताइए जो किराए पे मकान है, 3 मंजिला मकान है, 1 तारीख को सर जो कोई फेंका भी है तो 1 तारीख से आज तक उसमें झाड़ू पोछा नहीं लगा होगा 3 तारीख तक। तो फिर हम उसके बाद आए एसएसपी साउथ, यहाँ एसएसपी ऑफिस गोरखपुर आने के बाद हमने इन्हें कहा, तो ये कह रहे हैं ठीक है, पुलिस वो हमारे परिवार के थे, पुलिस मतलब हमारे घर की परिवार है। तो हम कह रहे हैं हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको ये कह रहे हैं आप जाइए साउथ एसपी के पास, वो आपका केस देख रहे हैं। उसी रात शाम को सर हम साउथ एसपी के आवास से पहुँचे गोरखपुर। उनसे हम बैठ के बात करी, उनसे बात हुई। हमने कही, वो कह रहे क्या क्या चाहिए आपको इंक्वायरी में। हमने कि हमारे भाई की फ़ोन डिटेल, दोनों फ़ोन, घड़ी, पर्स, ATM, पूरा थाने का फुटेज, CDR, कमरे का फुटेज, इस रूम में रहते थे, पूरा CDR उसका हमें उपलब्ध कराइए 1 हफ्ते का। वो कह रहे हैं ठीक है। जब हमने ये बात उनसे कही कि हमें ये भी चाहिए, हमारे भाई की फ़ोन डिटेल, व्हाट्सअप चैटिंग, इतने में वो हमसे कहते हैं साउथ एसपी, हमें गुस्सा आता है। अच्छा, मतलब वो बोलते हैं कि हमें गुस्सा आता है। हाँ, वो भाई आपका मरा है, गुस्सा उनको आ रहा था। वो कहते हैं हमें गुस्सा आता है, आप ज़्यादा करोगे तो जो हम लाभ दिलाने वाले हैं वो दिलाएंगे नहीं। जैसे वो हमें अपने मतलब सरकार उनकी ये लग रहा है कि उनके हाथ में पूरा सत्ता है, जो चाहेंगे वही होगा। इस हिसाब से वो बात कर रहे थे। वो हमें ये बात कह के बड़ौलगंज थाने पे उन्होंने हमें भेज दिया। हम बड़ौलगंज थाने पे आए, जिस दिन हम थाने की ये बात हमने कान से सुनी थी कि यहाँ कार्यालय में फायरिंग हुई है, तो हमने सीधे थाने इंचार्ज से कहा कि हमें कार्यालय दिखाइए अपना। तो वो कह रहे ठीक है, जाके देखिए। जैसे जिनका असला घर है, बड़ौलगंज थाने का जो असला घर है, असला घर के ठीक सामने छत पे ऊपर फायरिंग हुई है, और उस पर पुलिस वालों ने अपना मतलब गलती छिपाने के लिए
खाली हाथ से उसमें पुट्टी भरी थी, वो पुट्टी साफ चमक रही है। हमने पूछा कि ये पुट्टी ये कैसा निशान है, वो कह रहे हैं कि ये टूट गया था जो एसओ वहाँ के जो थाने इंचार्ज थे, वो टूट गया है, इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जबकि बड़हलगंज थाने की नई बिल्डिंग है और जो रिपेयरिंग का काम होगा तो खाली एक ही जगह छत पे नहीं होगा खाली हैं। उन्होंने हमें ये कहा, हमने कहा ठीक है हमें इसकी फ़ोटो लेनी है। वो कह रहा नहीं हम फ़ोटो लेने नहीं देंगे हैं। वो कह रहा कि आप साउथ एसपी से बात कर लीजिए। हमने साउथ एसपी को फ़ोन मिलाया उस दिन, तो साउथ एसपी कहते हैं कि ये तो वो कहते हैं ठीक है हम बड़हलगंज थाने को फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोटो ले लीजिए। हाँ, तो वो फिर आधे घंटे तक साउथ एसपी थाने इंचार्ज की बात हुई बाहर जाके। फिर थाने इंचार्ज आते हैं, बैठते हैं ऑफिस में अपने, तो हमने की सर बात होगी, वो कह रहे हैं हाँ आप साउथ एसपी से बात कर लीजिए। तो हमने उन्हें फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो इंक्वायरी की विषय, इंक्वायरी का जाँच है, ये जाँच ख़त्म होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो फिर हमने उसी रात एसएसपी को भी फ़ोन किया अपने नंबर से। हमने कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना या फायरिंग हुई है। वो कह रहे हैं कि हमने कि सर यहाँ निशान है या पुट्टी बरामद की फ़ोटो चाहिए। तो वो सीधा हमसे ये कहते हैं ठीक है हम बड़हलगंज थाने को फ़ोन कर रहे हैं। काट दिया। 1 घंटा हमने इंतज़ार करा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने 1 घंटे बाद फिर फ़ोन करा वहाँ पे बस एसएसपी को, तो वो कह रहे हैं कि ये जाँच की विषय है, ये जाँच होने के बाद आपको हम बताएंगे। तो हमने उनसे एसएसपी से हमने ये कहा फ़ोन पे कि सर हम बगैर फ़ोटो लिए यहाँ से जाएंगे नहीं। तो वो कहते हैं हमसे कि थाने के बाहर बैठ के आप क्या करोगे। हमने कि सर हम थाने के बाहर बैठे चाहे थाने के अंदर बैठे हैं, हम बगैर फ़ोटो लिए हुए जाएंगे नहीं। उसी रात सर हमने वहाँ लोकल मीडिया को 85 मीडिया को फ़ोन किया, एक भी मीडिया हमारे पास आई नहीं। और उस दिन जो भी मीडिया 2 आई थी वो थाने में बात करके सीधी चली गई अपने घर। मतलब जो भी मीडिया वहाँ पे आई थी वो थाने में गई, थाने में बात करके वीडियो नहीं बनाई, आपसे कुछ पूछी नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं, चली गई वहाँ से। तो सर फिर हम घर पे आ गए उस दिन। फिर इनका मकान मालिक हमें रोज़ फ़ोन कर रहा था कि हमारे घर से बदबू आ रही है, हमें रूम खाली कर दीजिए, हवन कराना है, हमें हांगकांग जाना है, हमारा टिकट हुआ है 13 तारीख का। जिस दिन हमारे भाई का खो रहा था उस दिन वो उसका मकान मालिक शाम को घर पे हमारे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। तो उसका मकान मालिक आता है, हमारी माता पिता को मतलब वो करता है, कहता है कि हम आपको 50 लाख रुपए और आपके लड़कों को नौकरी दिलवा देंगे और आपकी पेंशन बनवा देंगे। अच्छा, मकान मालिक के बात? मकान मालिक कहता है इस बात को। अच्छा, मकान मालिक क्यों पैसा दिलवाएंगे, ये नौकरी दिलवाएंगे? मकान मालिक क्या है, वो तो बस भाड़ा लेना देना जानते हैं ना, बस यही काम है, आपके रूम में हम रहते हैं तो। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? ये बात पुलिस ना इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस को। तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है इसमें ये मकान मालिक भी मिले हुए हैं, साथ में पुलिस भी पूरी मिली हुई है हैं। और सर जिस दिन हम गए थे उनके रूम पे, उस दिन शाम को हम गए रूम पे उनके साथ, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के गए हैं। तो हम गए हैं वहाँ पे, तो हमारे 2-4 भाई थे, हम साथ में गए थे। हमने भी बाहर से वीडियो बनाने लगे थे। हाँ, पुलिस ने ताला मार रखा था, चौकी इंचार्ज पाल जी आए हुए थे वहाँ, ताला खोला उन्होंने। ताला खोलने के बाद जैसे हम उनके बिस्तर हमने हटाया, उसमें दूसरा फ़ोन मिला। अच्छा, आपके भाई का दूसरा फ़ोन? हाँ, जो ये पहले पुलिस बता रही थी, ये साउथ ऐसे बता रहे थे कि दोनों फ़ोन फॉरेंसिक लैब ले गई है, सारा सामान उनका जांच के लिए। और उस दिन जिस दिन हम रूम खाली करने गए हैं 7 तारीख को, तो दूसरा फ़ोन उनका बिस्तर में मिला है। और जब हमने कहा है पाल जी से ये फ़ोन कहाँ से आया, आप तो कह रहे हो कि दोनों फ़ोन फॉरेंसिक लैब ले गई है। वो फ़ोन हमने ऑन करा था, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, पूरी तरह से बैठ गया था। ऑन नहीं हुआ। हमने कि ये फ़ोन हम ले जाएंगे, तो उन्होंने सीधा थाने को फ़ोन मिलाया, थाना इंचार्ज को। वो कह रहे कि ना फ़ोन देना नहीं। उन्होंने हमें फ़ोन नहीं दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की तब भी नहीं दिया फ़ोन। अब वो हमने कि ये बताइए आप तो कह रहे थे कि दोनों फ़ोन फॉरेंसिक लैब ले गई है, ये फ़ोन आया कहाँ से? तो वो कह रहे हैं कि हम इसी फ़ोन को 1 तारीख से ढूंढ रहे हैं। ये घटना 3 तारीख को, फ़ोन 1 तारीख से क्यों ढूंढ रहे हैं फिर? अच्छा, मतलब घटना हुई 3 तारीख को और फ़ोन ढूंढ रहे थे 1 तारीख से। मतलब पुलिस वहाँ पे झूठ बोल रही है। हाँ। तो फिर हम सर उस दिन रात में अपने 10 बजे करीब हम घर आ गए थे। साउथ एसपी ने हमें फिर बुलाया था, हम गए साउथ एसपी के यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप आइए, अब इंक्वायरी आपकी होगी है। हमने थाने से बात कर ली है, सब थाने कर्मियों से लिख लिया है। वो कह रहे हैं कि वो आपके भाई ने हैंगिंग मतलब आत्महत्या की है। हमने कहा नहीं सर, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। हैं जब हमने उनसे कहा कि साउथ एसपी से ये हम सर ये बताइए, जब आप कह रहे थे कि दोनों फ़ोन फॉरेंसिक लैब ले गई है, तो उनका दूसरा फ़ोन हम 7 तारीख को उनका रूम खाली करने गए हैं, तो फिर ये ऐसे कहते हैं कि आप रूम खाली कब किए हो? हैं हमने कि ये बताइए, आपका स्टाफ साथ में था, आपका स्टाफ ने आपको नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि कब खाली किया है? 3 तारीख को, 2 तारीख को हमें घुमाने लगे वहाँ पे। फिर हमने कहा है उनसे कि जो आप हमें बता रहे थे दूसरा फ़ोन, उनका दोनों फ़ोन जो ले गई है, उनका दूसरा फ़ोन वहाँ बिस्तर में था। तो वो आपको कब मिला? 1 तारीख को मिला है, 2 तारीख को मिला है। वो हमें बात को घुमाने लगे, मतलब हमारी बात ना मान के वो अपनी बात बढ़ाने के लिए हमें मतलब दबाने लगे। हाँ, दबाने लगे, हाँ दबाने लगे।
तो वो फिर कहते हैं सबसे, फिर लास्ट में जब 1.5 घंटे हमारी उनसे बात हुई, फिर बाद में कहते हैं ठीक है अपनी माता पिता को, मम्मी पापा को लेकर आइए, इस पर साइन करिए, आपका जो प्रोसेस आगे वाला है बढ़ाइए। हमने कहा हम सर साइन नहीं करेंगे अभी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जहाँ हमें इंसाफ मिलेगा भारत का हम घर एक कोना जाएंगे इंसाफ के लिए। लास्ट में सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हम यही मांगे सर, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, जो इसके अंदर शामिल है उसे भी सरकार फांसी की सजा सुनाई जाए, उसका भी घर पे जैसे योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, लास्ट मांगे है कि जो दोषी है इसमें उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ। ठीक है, आइए माता जी। सीबीआई जांच भी चाहिए साथ में, CBI जांच हमें भी। पुलिस से अब जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। अब पुलिस जांच नहीं करे, इस पे CBI जांच करे हाँ। और निष्पक्ष जांच होना निष्पक्ष चाहिए, जांच जो होनी दोषी है चाहिए। उसको सजा मिले। हाँ। ठीक है, आइए।